25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी ने इंडिया की डेमोक्रेसी को हिला दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जिसे कभी इंडिया की सबसे पावरफुल और आयरन लेडी लीडर कहा जाता था। In a world dominated by men, I happen to be a woman. एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जिसका इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पॉलिटिक्स पर ऑलमोस्ट कंप्लीट डोमिनेंस था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब इसी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया, न्यूज़पेपर पर सेंसरशिप लगा दी, सिविल लिबर्टीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस किए गए जिससे पावर का बैलेंस एग्जीक्यूट की तरफ झुक गया। सवाल यह है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी अथॉरिटेरियन कैसे हो गई और इमरजेंसी के बाद वही कांग्रेस इतनी बुरी तरह क्यों गिरी कि पहली बार सेंटर में उसके अलावा किसी और की गवर्नमेंट बन गई। ये स्टोरी 25 जून 1975 की है जब इंडिया में इमरजेंसी लगी और अगले 21 महीने में इंडिया डेमोक्रेसी और कांग्रेस दोनों की पॉलिटिकल हिस्ट्री बदल गई। 1970s का इंडिया आज के इंडिया से काफी अलग था। कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू था और 1973 के ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ने इंडियन इकोनॉमी पर और प्रेशर डाल दिया था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ रहा था। गुजरात में स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ और बिहार में भी स्टूडेंट यूथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रीट पर आ गए। धीरे धीरे इन मूवमेंट्स को एक बहुत बड़े लीडर का सपोर्ट मिलने लगा और वो नाम था जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। वो दिन याद आ रहा है जब इसी मैदान में लगभग इतनी ही बड़ी सभा हुई थी 25 जून को। जेपी फ्रीडम मूवमेंट के वेटरन लीडर थे और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का कॉल दिया। उनका मानना था कि सिर्फ गवर्नमेंट चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि पूरे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है। 1974 और 1975 तक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो चुका था। गवर्नमेंट के सपोर्टर को ये सिर्फ नॉर्मल पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसी पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच एक ऐसा कोर्ट केस आया जिसने पूरी सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज कर दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। केस था राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। राजनारायण 1971 के रायबरेली इलेक्शन में इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थे। 1971 में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को अप्रॉक्सीमेटली 1,11,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था, लेकिन राजनारायण ने उनके इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका एलिगेशन था कि इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज हुआ था। कई साल तक केस चला और फाइनली जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जजमेंट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन वॉइड कर दिया। कोर्ट ने इलेक्शन लॉ के अंडर उनके अगेंस्ट करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड फाइंडिंग दी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल यशपाल कपूर से रिलेटेड इशू भी था। इस जजमेंट के पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा था क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंडर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सीरियस कॉन्सिक्वेंस था। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ रायबरेली की सीट की नहीं थी, इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल पोजीशन भी डेंजर में आ गई थी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोर्ट का एडवर्स जजमेंट आता है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आइडियल रिस्पांस क्या होना चाहिए? क्या लीडर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करे और अपनी पार्टी को नया लीडर चूज करने दे, या फिर लीगल और पॉलिटिकल पावर का यूज करके अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करे? इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चूज किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और फिर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कंडीशनली रिलीफ दिया। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट करेक्शन समझना जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पार्ट को अक्सर ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कंप्लीटली क्लीन चिट नहीं दी। जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर के इंटरिम ऑर्डर के अंडर वो प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती थी, लेकिन उनकी पार्लियामेंट्री पोजीशन पर रेस्ट्रिक्शन थी, उनकी वोटिंग राइट्स और कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर लिमिटेशन थी। यानी लीगल क्राइसिस खत्म नहीं हुआ था, पॉलिटिकल क्राइसिस भी वही था। ऑपोजिशन डिमांड कर रहा था कि इंदिरा गांधी रिजाइन करें। जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट को और एग्रेसिव बना दिया। 25 जून की इवनिंग दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मैसिव ऑपोजिशन रैली हुई। जेपी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की अपील की और उसी रात इंडिया में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो अगले 21 मंथ तक कंट्री की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज करने वाला था। 25 जून 1975 की रात प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 352 के अंडर इंटरनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन साइन की। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस इमरजेंसी लगाने का कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड था। आज ये वर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसे आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस लीगली अवेलेबल ग्राउंड था। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी को कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए नेसेसरी बताया, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लिए गए उन्होंने गवर्नमेंट के क्रिटिक्स को यह कहने का रीजन दिया कि इमरजेंसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अथॉरिटेरियन रूल की तरफ चली गई थी। सबसे पहले ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। रातों रात कई बड़े लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ऑपोजिशन के कई दूसरे लीडर डिटेंशन में चले गए। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल वर्कर्स भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट हुए।
MISA यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट गवर्नमेंट के पास एक मेजर डिटेंशन टूल बन गया। डिफरेंट लॉ और डिफरेंट काउंटिंग मेथड की वजह से एग्जैक्ट फिगर सोर्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग डिफरेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन हुए। यानी ये सिर्फ कुछ ऑपोजिशन लीडर को जेल भेजने की स्टोरी नहीं थी, पॉलिटिकल डिस्टेंस को मास स्केल पर सप्रेस किया गया। और यहाँ पे मोदी जी को डिक्टेटर कहा जाता है। असली डिक्टेटरशिप इमरजेंसी के टाइम पे चल रही थी। और फिर आया प्रेस सेंसरशिप का दौर। दिल्ली का बहादुर शाह जफरमाल उस वक्त न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेसेस का मेजर सेंटर था। इमरजेंसी की पहली रात में न्यूज़पेपर प्रेसेस को रोकने के लिए बिजली काट दी जाने लगी। डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है कि 26 जून की मॉर्निंग तक प्रेस सेंसरशिप इंप्लीमेंट हो चुकी थी। अब एडिटर सिर्फ अपनी मर्जी से न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट सेंसरशिप अथॉरिटी से सेंसिटिव स्टोरी एडिटोरियल्स और कई केसेस में फोटोग्राफ तक को रोक सकती थी। इमेजिन करो, आप एक जर्नलिस्ट हो, आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक क्रिटिकल स्टोरी लिखी, लेकिन पब्लिश होने से पहले एक गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि पब्लिक उस स्टोरी को पढ़ेगी भी या नहीं पढ़ेगी। ये इमरजेंसी का रियलिटी बन गया था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने रेजिस्टेंस भी किया। इंडियन एक्सप्रेस ने सेंसरशिप के अगेंस्ट एडिटोरियल पेज पर ब्लैंक स्पेस छोड़कर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। कुछ जर्नलिस्ट ने अलग अलग तरीकों से रेजिस्टेंस शो किया, लेकिन ओवरऑल प्रेस फ्रीडम सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड थी। और यही डेमोक्रेसी की एक बेसिक वल्नरेबिलिटी समझ आती है। इलेक्शन 5 सालों में एक बार होता है, लेकिन सिटीजंस को गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हर दिन चाहिए होती है। अगर इंफॉर्मेशन ही कंट्रोल हो जाए तो पब्लिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे रखेगी। इमरजेंसी के दौरान RSS पर भी बैन लगा दिया गया। ऑपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन पर क्रैकडाउन हुआ। कई पॉलिटिकल वर्कर्स अंडरग्राउंड चले गए। कुछ लीडर्स जेल के अंदर से रेजिस्टेंस करते रहे। कुछ लोगों ने सीक्रेटली लिटरेचर सर्कुलेट किया। बाहर से इंडिया रिलेटिवली पीसफुल दिख रहा था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो साइलेंस पब्लिक सपोर्ट की वजह से हो। कभी कभी साइलेंस फेयर की वजह से भी होता है। प्रोटेस्ट डेंजरस हो और प्रेस सेंसर्ड हो तो कंट्री के साइलेंट दिखना गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी का प्रूफ नहीं होता। इमरजेंसी के दौरान अरुण जेटली की स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त एक यंग स्टूडेंट लीडर थे। इमरजेंसी लगने के नेक्स्ट डे उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इंदिरा गांधी का एफिजी बंद किया गया और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन्हें MISA के अंडर डिटेन किया गया और इमरजेंसी का मेजर पार्ट उन्हें जेल में स्पेंड किया। ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी सिर्फ बड़े पॉलिटिशियन की स्टोरी नहीं थी। हजारों ऑफ यंग एक्टिविस्ट, स्टूडेंट और पॉलिटिकल वर्कर ने भी डिटेंशन और रिप्रेशन फेस किया। अब आते हैं इमरजेंसी के सबसे कंट्रोवर्सी चैप्टर में से एक पर। संजय गांधी के पास उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मिनिस्टर भी नहीं थे। फिर भी इमरजेंसी के दौरान उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच चुका था। फैमिली प्लानिंग और स्टेरिलाइजेशन उनके मेजर प्रोग्राम में से एक था। और कोई पोस्टें भरते हैं तो उसके लिए बड़ी दौड़ होती है। जो भी बनना चाहे उसे हम बना तो देंगे, लेकिन साथ साथ उसे महीने की 2 नसबंदियां लानी पड़ेंगी। फैमिली प्लानिंग अपने आप में कोई रॉन्ग पॉलिसी नहीं थी। इंडिया पहले से ही पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर कंसर्न था। प्रॉब्लम पॉलिसी से ज्यादा उनके इंप्लीमेंटेशन के तरीके में थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल पर टारगेट का प्रेशर था। कई जगह इंसेंटिव्स दिए गए, लेकिन कई केसेस में कंसर्न्स, थ्रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के एलिगेशन भी सामने आए। यानी जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाती थी। 1976 और 1977 में ही अराउंड 80 लाख से ज्यादा स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर हुए। इस कैंपेन से रिलेटेड कंप्लेंट्स, डेथ और कर्सेवी प्रैक्टिसेस का रिकॉर्ड की बाद इंक्वायरीज भी सामने आया। इसलिए ये कहना कि संजय गांधी ने 80 लाख लोगों की नसबंदी कर दी टेक्निकली एक्यूरेट नहीं है। बेटर वर्डिंग यह है कि उनके इन्फ्लुएंस वाले पीरियड में गवर्नमेंट का स्टेरिलाइजेशन कैंपेन मैसिव स्केल पर चला और उसमें कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस के सीरियस केस सामने आए। संजय गांधी के इन्फ्लुएंस से कनेक्टेड एक और कंट्रोवर्शियल इशू था दिल्ली का अर्बन ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने स्लम्स और इलीगल कंस्ट्रक्शन रिमूव करने के नाम पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई। 1976 का मैन गेट एपिसोड इमरजेंसी के सबसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स में से एक काउंट होता है। डिमोलाइजेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ और पुलिस फायरिंग हुई और पूरे फैमिलीज को डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा। और जब प्रेस ऑलरेडी सेंसरशिप के अंडर हो तो अफेक्टेड लोगों की आवाज नेशनल लेवल तक पहुंचना और डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इमरजेंसी को सिर्फ पॉलिटिकल अरेस्ट की स्टोरी समझना इनकम्प्लीट है। ये स्टेट मशीनरी के कंजर्वेटिव यूज की भी स्टोरी थी, लेकिन इमरजेंसी के सबसे सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर था फंडामेंटल राइट और जुडिशरी का इशू। इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 359 के अंडर कुछ फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट अप्रोच करने की एबिलिटी सस्पेंड की। इसका सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सिक्वेंस सामने आया ADM जबलपुर केस में, जिसे हबीस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हबीस कॉर्पस का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को जेल में रखा है तो वो कोर्ट से पूछ सकता है कि उसकी डिटेंशन किस लीगल अथॉरिटी के अंडर है। इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने गवर्नमेंट की पोजीशन एक्सेप्ट की और डिटेनीज के लिए रेमेडी को इफेक्टिव अनअवेलेबल माना गया। ये जजमेंट बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के मोस्ट क्रिटिसाइज्ड जजमेंट में से एक बना। सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रोच को रिजेक्ट किया और 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान भी स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी। यानी इमरजेंसी ने इंडिया को एक पेनफुल लेसन दिया था कि अगर जुडिशरी और सिविल लिबर्टीज की प्रोटेक्शन वीक हो जाए तो सिटीजंस के पास स्टेट पावर के अगेंस्ट बहुत कम ऑप्शन बच सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक मेजर चेंजेस किए गए। 39th अमेंडमेंट में से प्राइम मिनिस्टर और कुछ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के इलेक्शन से रिलेटेड
जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रेट करने की कोशिश की। इसके बैकग्राउंड डायरेक्टली इंदिरा गांधी के इलेक्शन केस से कनेक्टेड था। फिर आया 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट की पावर्स को स्ट्रेंथन किया और जुडिशरी को रिव्यू पावर्स को लिमिट करने की कोशिश की। पार्लियामेंट का टेन्योर भी 5 साल का एक्सटेंड करके 6 साल कर दिया गया है। ये चेंजेस दिखाते हैं कि इमरजेंसी सिर्फ अरेस्ट और सेंसरशिप तक लिमिटेड नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पर भी इसका मेजर इंपैक्ट हुआ। सवाल यह है कि इंदिरा गांधी इतनी पावर की तरफ गई क्यों? यही इमरजेंसी की पॉलिटिकल साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। 1971 की इंदिरा गांधी एक्सट्रीमली पावरफुल लीडर थी। बांग्लादेश वॉर के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई थी। कांग्रेस उनके लीडरशिप के अराउंड इंक्रीजली सेंट्रलाइज हो रही थी। लेकिन 1973 से 1975 तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट ने उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। कोर्ट का वर्डिक्ट उनके लिए लीगल प्रोग्राम नहीं था, ये उनकी पर्सनल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का क्राइसिस बन गया। इसी पॉइंट पर इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्राइसिस सॉल्व करने के बजाय स्टेट पावर का यूज अपने पॉलिटिकल पोजीशन को बचाने के लिए किया। यही से आयरन लेडी की इमेज का दूसरा साइड सामने आता है। एक तरफ इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, 1971 वॉर और बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद एक एक्सट्रीमली पावरफुल लीडर के रूप में देखी जाती थी। दूसरी तरफ 1975 के बाद वही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन और अथॉरिटिज्म के एलिगेशन से कनेक्ट हो गई। ऑपोजिशन लीडर की मास अरेस्ट, प्रेस सेंसरशिप, सिविल लिबर्टीज रेस्ट्रिक्शन, फोर्स एलिस्टेशन मतलब जबरदस्ती नसबंदी के केस और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ने उनकी लेगेसी को परमानेंटली कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इसीलिए इमरजेंसी को समझते वक्त सिर्फ ये कहना कि इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग लीडर थी इनकम्प्लीट है। रियल क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और अथॉरिटेरियन पावर के बीच लाइन कहां क्रॉस हुई। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के पास इतना कंट्रोल था तो फिर इलेक्शन क्यों कराया गया? 18 जनवरी 1977 को सडनली लोकसभा इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए। एग्जैक्ट रीजन आज भी हिस्टोरिकल डिबेट का सब्जेक्ट है। क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने उन्हें एश्योर किया था कि कांग्रेस जीत सकती है? क्या उन्हें लगा कि ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड है? क्या इंटरनेशनल लेजिटिमेसी रिस्टोर करना जरूरी था? हम एग्जैक्ट मोटिवेशन को सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज क्लियर है कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन अनाउंस किया और ऑपोजिशन के फाइनली पब्लिक के सामने वापस जाने का चांस मिल गया। और फिर आया मार्च 1977, ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गई, जनता अलायंस बना। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस और कई दूसरे लीडर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए। जेपी नारायण इस मूवमेंट के मोरल सिंबल बन गए। दूसरी तरफ कांग्रेस थी, जिसके पास डिकेड्स का पॉलिटिकल नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन था। बहुत लोगों को लगा कि कांग्रेस फिर इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन वोटर्स ने कुछ और डिसाइड कर रखा था। रिजल्ट आने लगे और कांग्रेस को नॉर्थ इंडिया में हिस्टोरिक डिफीट मिली। सबसे सिंबॉलिक रिजल्ट रायबरेली से आया 1971 में। जिस इंदिरा गांधी ने राज नारायण को अप्रॉक्सीमेटली 1,11,000 वोटों से मार्जिन से हराया था, वही इंदिरा गांधी 1977 में राज नारायण से हार गई। ऑफिशियल रिजल्ट के अकॉर्डिंग राज नारायण को 1,77,000 वोट मिले और इंदिरा गांधी को 1,22,000 वोट, यानी 55,000 वोटों का डिफरेंस। ये एक पॉलिटिकल मैसेज था। जिस इलेक्शन केस ने 1975 में इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू किया था, उसी राज नारायण ने 1977 में उन्हें बैलेट बॉक्स में भी हरा दिया। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार सेंटर में कांग्रेस के बाहर की गवर्नमेंट बनी। ये कांग्रेस के लिए एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल शॉक था। इंडिपेंडेंस के बाद से कांग्रेस सेंटर पर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली रूल कर रही थी। पार्टी को लगता था कि वो इंडियन पॉलिटिक्स की नेचुरली रूलिंग पार्टी है, लेकिन 1977 ने ये मिथ तोड़ दिया। पब्लिक ने प्रूव कर दिया कि कांग्रेस अनबीटेबल नहीं है। तो यहीं से कांग्रेस के पॉलिटिकल डिक्लाइन की एक नई कहानी शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट करेक्शन है कि कांग्रेस खत्म नहीं हुई थी। 1980 में इंदिरा गांधी वापस पावर में आ गई थी, इसलिए ये कहना कि 1977 में कांग्रेस परमानेंटली खत्म हो गई थी फैक्चुअली रॉन्ग होगा। लेकिन 1977 ने कांग्रेस की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और डोमिनेंस को तगड़ा डैमेज किया। पहली बार पब्लिक ने सेंटर में कांग्रेस को हटा दिया। पहली बार ऑपोजिशन ने प्रूव किया कि कांग्रेस को डिफीट किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी कांग्रेस की पॉलिटिकल लेगेसी का सबसे परमानेंट पार्ट बन गई। इमरजेंसी के बाद जस्टिस जेसी शाह की चेयरमैनशिप में शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया। कमीशन ने अरेस्ट, प्रेस सेंसरशिप, स्टेरिलाइजेशन कैंपेन, गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज और इमरजेंसी के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग की इन्वेस्टिगेशन की। लोगों की टेस्टिमोनीज ली गई और गवर्नमेंट रिकॉर्ड एग्जामिन किए गए और रिपोर्ट प्रिपेयर की गई कि शाह कमीशन की फाइंडिंग ने इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट एक्सेसेस और मिसयूज ऑफ पावर पर सीरियस क्वेश्चन रेज किए। इस इंक्वायरी ने इमरजेंसी को सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट नहीं रहने दिया, बल्कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट भी बना दिया। यहाँ एक लेसन मिलता है कि डेमोक्रेसी एक लीडर की जेनरसिटी पर डिपेंड नहीं करती, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करती है। अगर प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है लेकिन कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, प्रेस फ्री है, ऑपोजिशन एक्टिव है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है। लेकिन अगर लीडर के साथ इंस्टीट्यूशन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो डेमोक्रेसी बहुत जल्दी अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ जा सकती है। इसलिए इमरजेंसी की स्टोरी आज भी रिलेवेंट है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 1975 में क्या हुआ, सवाल ये है कि आज अगर कोई भी गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाए तो क्या इंस्टीट्यूशन उसके सामने खड़े रह सकते हैं? क्या प्रेस फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या ऑपोजिशन बिना फेयर के प्रोटेस्ट कर सकती है? क्या कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट दे सकती है? क्या सिटीजन्स अपनी फ्रीडम के लिए कोर्ट जा सकते हैं? और क्या इलेक्शन जनरली गवर्नमेंट को रिमूव करने का पीसफुल रास्ता
बना हुआ है। 25 जून 1975 की बिगेस्ट स्ट्रेटजी ये थी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टेक्निकली एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन उनमें से कई इंस्टीट्यूशन स्टेट पावर के सामने वीक पड़ गए। लेकिन मार्च 1977 की बिगेस्ट अचीवमेंट ये थी कि जब पब्लिक को फ्री इलेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिला तो उसने बैलेट के थ्रू गवर्नमेंट चेंज कर दी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर कुछ टाइम के लिए पॉलिटिकल ऑपोजिशन को साइलेंट तो कर दिया था, लेकिन वो पब्लिक की पॉलिटिकल मेमोरी को कंट्रोल नहीं कर पाई। न्यूज़पेपर को सेंसरशिप किया जा सकता था, लेकिन लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस की सेंसरशिप करना मुश्किल था। अपोजिशन लीडर को जेल में रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें परमानेंटली पॉलिटिक्स से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट मशीनरी को टारगेट दिए जा सकते थे, लेकिन हर सिटीजन की लॉयल्टी फोर्स नहीं की जा सकती। शायद इसीलिए 1977 का इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चैप्टर बन गया। जिस कांग्रेस को ऑलमोस्ट अनबीटेबल समझते थे लोग, उसे पब्लिक ने सेंटर की पावर से बाहर कर दिया। जिस इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था, वही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन हार गई, और जिस राजनारायण के इलेक्शन केस ने 1975 में उनकी पॉलिटिकल क्राइसिस को ट्रिगर किया था, उसी राजनारायण ने 1977 में उन्हें बैलेट बॉक्स में हरा दिया। इसलिए 25 जून को इमरजेंसी याद करना सिर्फ कांग्रेस को अटैक करने के लिए नहीं होना चाहिए। इससे किसी दूसरी पार्टी को ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी का सेवियर डिक्लेयर करना भी सही नहीं होगा। इसका रियल लेसन ये है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि पावर परमानेंटली उसके पास ही रहेगी। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं होता, गवर्नमेंट सिटीजन से ऊपर नहीं होती, पार्टी कंट्री से ऊपर नहीं, और कोई भी पार्टी बैलेट बॉक्स में अपने दम पर ही जीत सकता है। ये कहानी थी इमरजेंसी की और इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप की। और आपको ऐसी वीडियोस पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।